नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा के अंदर हम फेमिनिज्म के ऊपर हम बात कर रहे हैं और फेमिनिज्म की इससे पहले दो वीडियो के अंदर हम चर्चा कर चुके हैं। पहली वीडियो के अंदर हमने नारीवादी दर्शन को समझने की कोशिश की और दूसरी वीडियो के अंदर हमने नारीवाद के अंदर अलग अलग तरह की जो 8-9 प्रमुख नारीवादी विचारधाराएं रही हैं उनको समझने की कोशिश की। आज की इस चर्चा के अंदर हम नारीवाद के संबंध में जो प्रमुखता के रूप में तीन तरह की लहरें रही है या उनके बारे में जिक्र करने वाले। प्रायः ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि नारीवाद के संबंध में क्या है, तीन लहरें क्या है, व्हाट आर द थ्री वेव ऑफ फेमिनिज्म, उसके बारे में बात करने वाले हैं। प्रायः ये बात की जाती है कि नारीवादी आंदोलन में कितनी लहरें रही है। बहुत सारे विद्वानों का एक मत इस पे नहीं है, परंतु फिर भी एक यूनिवर्सल कंक्लूजन पर पहुंचने पर हम ये कह सकते हैं कि या अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंदर भी जो नारीवाद के संबंध में तीन तरह की लहरों को माना जाता है। ठीक है, कि जो नारीवादी आंदोलन की जो हमें मालूम है कि नारीवादी आंदोलन की जो शुरुआत है वो है प्रायः पाश्चात्य जगत में या अमेरिका के अंदर 19वीं शताब्दी के अंदर 19वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी। और पाश्चात्य जगत या अमेरिका के अंदर नारीवादी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, इसके पीछे मुख्य कारण ये था कि वहाँ पे जो नारी को एक वस्तु के रूप में माना जाता था, उसे यौन इच्छा पूर्ति का एक साधन माना जाता था और महिलाओं को किसी भी तरह का जो अधिकार नहीं थे, वो सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो या अन्य तरह के जो अधिकार है वह महिलाओं को प्राप्त नहीं थे। और दर्शन के अंदर भी महिलाओं को कोई कोई विशेष स्थिति नहीं थी। जैसे भारत के दर्शन के अंदर हमने ये समझने की कोशिश की कि भारत के दर्शन के अंदर तो महिलाओं को क्या है, शक्ति के रूप में, प्रतीक के रूप में जाना जाता था, परंतु पाश्चात्य जगत के अंदर क्या है, जो महिलाएं थी एक हिसाब से दासता के रूप में अपना जीवन यापन कर रही थी। उन्हें घर के अंदर ही उन्हें सीमित रखा जाता था, घर से बाहर उनकी कोई आने की उन्हें कोई अधिकार नहीं था। और इस तरह से कि जो महिलाओं ने अपनी दलित, शोषित, उत्पीड़ित स्थिति से बाहर निकलने के अंदर 19वीं शताब्दी के मध्य में अमेरिका के अंदर क्या है, नारीवादी जो आंदोलन है वो खड़ा किया। पहली लहर के अंदर क्या, जो महिलाओं की जो बेसिक डिमांड्स रही वो पूरी हुई और पहली लहर के अंदर महिलाओं ने राजनीतिक क्षेत्र के अंदर प्रवेश किया। और उसके बाद क्या है, जो उन्होंने महिलाओं ने ये महसूस किया कि कुछ एक मांगे ऐसी है जो कि प्राथमिक लहर से पूरी नहीं हुई, बल्कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार से महिलाओं ने क्या है, दूसरी सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म मूवमेंट के अंदर प्रवेश किया। और इसमें भी महिलाओं ने बहुत सारी चीज़ों को क्या है एक्सेप्ट किया। सेकेंड वेव फेमिनिज्म के अंदर महिलाओं ने क्या है क्लास स्ट्रगल के रूप में पूरी यूनिवर्सल के अंदर क्या है अपनी स्थिति को प्राप्त कर लिया। और उसके बाद क्या है 1900 ये जो चरण था ये लगभग 3 दशकों तक चला और तीसरी वेव फेमिनिज्म की या थर्ड वेव फेमिनिज्म की 1990 के बाद शुरू हुई, जिसने कि समकालीन परिस्थितियों के अंदर या पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ अपने आप को समायोजित किया और बहुत सारी जो मांगे समय, काल व देश और परिस्थिति के अनुसार क्या है वो इस नारीवादी आंदोलन के अंदर शुरू की। और बहुत सारी जो मांगे हैं वो आज के समय के अंदर भी चल रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर ही हम इन थ्री वेव फेमिनिज्म के ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट वेव जो फेमिनिज्म है वो 1848 के अंदर अमेरिका के अंदर शुरू होती है और 1848 के अंदर या पाश्चात्य जगत के अमेरिका के अंदर जो नारीवादी आंदोलन शुरू हुआ या फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म शुरू हुआ, इसके पीछे मुख्य रूप से जो दो महत्वपूर्ण बुक्स रही है उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। जिन किताबों ने महिलाओं को घरों से बाहर निकल कर आंदोलन करने के लिए या अपने अधिकारों के प्रति महिलाओं को जागरूक किया और अपने अधिकारों के बारे में महिलाएं जागरूक होकर वे घरों से बाहर आके सड़कों पे उन्होंने अपने अधिकारों की मांग की। ये जो दो महत्वपूर्ण पुस्तक है, यहाँ पे हम इसका जो जिक्र करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बुक का नाम था अबिडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, जो मेरी बुल्स्टन क्राफ्ट के द्वारा लिखी गई थी। और सेकंड जो बुक थी जो वुमेन इन 19th सेंचुरी, जो कि मार्गरेट फैलन के द्वारा लिखी गई थी। इन दो महत्वपूर्ण बुकों ने पाश्चात्य जगत के अंदर क्या है, जो नारीवादी आंदोलन के अंदर क्या एक बाइबल का काम किया और एक रिवोल्यूशनरी स्टेप के रूप में इन दो महत्वपूर्ण बुक्सों ने पाश्चात्य जगत के अंदर क्या नारीवादी आंदोलन को एक बल मिला। इस आंदोलन की जो मुख्य बात ये थी कि महिलाओं ने पहली बार
ये महसूस किया कि महिलाओं के अंदर ये भावना जागृत की कि जो महिलाओं की जो दोयम दर्जे का नागरिक उन्हें समझा जाता है, उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि महिलाओं को केवल घरों तक सीमित रखा जाता है, उन्हें केवल बच्चे उत्पादन करने की मशीन समझा जाता है। बाकी बाहर के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या अन्य तरह के क्षेत्र के अंदर जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व या महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं है। इस पुस्तक ने महिलाओं को क्या है, हर एक क्षेत्र के अंदर अपने अधिकारों की वकालत करने के लिए जागरूक किया, और इससे जो महिलाएं पहली बार क्या है अपने अधिकारों की मांगों के लिए सड़कों पर उतरी। इस आंदोलन की जो खास बात ये रही, इस आंदोलन के अंदर जो 1848 से पाश्चात्य जगत के अंदर अमेरिका के से शुरू हुआ था, महिलाओं ने ये बात की कि उन्हें भी राजनीतिक क्षेत्र के अंदर प्रवेश करने की उनकी डिमांड मुख्य तौर से इस फर्स्ट वेव के अंदर रही, और उन्होंने महिलाओं ने भी क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की, या वयस्क मताधिकार की बात की, या राजनीतिक क्षेत्र के अंदर उन्हें भी मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। इसके साथ साथ ये तो इस आंदोलन की मुख्य मांग रही, परंतु बहुत सारी अन्य मांगे भी थी, जैसे शिक्षा के अंदर, रोजगार के अंदर, या संपत्ति के अंदर महिलाओं को क्या है, उनका भी शेयर मिलना चाहिए। हमें मालूम है कि अमेरिका का जो संविधान है दुनिया का सबसे पुराना संविधान, या दुनिया का पुराना लिखित संविधान है, जो कि 1789 के अंदर शुरू हुआ था, और 1789 के बाद अमेरिका के अंदर लगभग 131 वर्षों के बाद क्या है, अमेरिका के संविधान के अंदर 19वां संवैधानिक संशोधन 1920 के अंदर हुआ, और 1920 के अंदर अमेरिका ने क्या है, महिलाओं को वोटिंग राइट दिया, और महिलाओं ने पहली बार क्या है, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर प्रवेश किया, और इस तरह से कि अमेरिका के अंदर एडल्ट फ्रेंचाइज वयस्क मताधिकार क्या है, महिलाओं को लागू किया गया। इस तरह ये जो आंदोलन 1920 के अंदर जो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म था वो खत्म हो गया था, क्योंकि जो इनकी मेन डिमांड थी राजनीतिक क्षेत्र के अंदर वयस्क मताधिकार की, वह पूरी हो गई थी। इस फर्स्ट वेव फेमिनिज्म की यदि हम फीचर्स की बात करें, खासियत की बात करें, तो इस आंदोलन की ये खास बात ये थी कि इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रही थी वो श्वेत महिलाएं थी, जो कि रिच फैमिली से या मिडिल क्लास फैमिली से आती थी। इस आंदोलन के अंदर क्या खास तौर से पुअर क्लास की महिलाएं या यूनिवर्सल ग्लोबल लेवल पे महिलाओं का पार्टिसिपेशन नहीं, और ख़ास तौर से इसमें आश्वेत जो महिलाएं थी वो अलग इस मूवमेंट से रही, परंतु फिर भी हम ये कह सकते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाओं ने अपने अधिकारों की मांग की, और महिलाओं की मांगों को क्या पूरा भी किया गया। 1920 के बाद आपको पता कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, और उसके बाद की जो परिस्थितियाँ है वो भी अलग किस्म की रही, और जो सेकेंड वेव फेमिनिज्म या दूसरी लहर नारीवाद की जो 1960 के दशक के अंदर शुरू होती, जो लगभग 3 दशकों तक चलती है। इस दशक के अंदर जो सेकेंड वेव फेमिनिज्म के अंदर क्या है, महिलाओं ने ये महसूस किया कि उन्हें फर्स्ट वेव फेमिनिज्म की जो डिमांडें थी उन डिमांडों से आगे बढ़ना चाहिए, उन मांगों से आगे बढ़ना चाहिए, और महिलाओं ने ये महसूस किया कि महिलाओं के ऊपर जो प्रतिबंध पुरुष समाज के द्वारा लगाए गए हैं या पुरुष प्रधान समाज के द्वारा लगाए गए हैं, उससे उन्होंने लिबरेशन या आज़ादी की डिमांड करनी चाहिए। इस चरण के अंदर जो महिलाओं ने पुरुष के द्वारा जो महिलाओं के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध लगाए जाते हैं उसका बहिष्कार किया, उन्होंने किया है पुरजोर रूप से विरोध किया, और महिलाओं ने इस वेव के अंदर ये बात कही कि उन्होंने वे जो पुरुष की जो संस्कृति होती है, जैसे बहुत आसानी से समाज के अंदर नग्नता करना या दूसरों के साथ शारीरिक संबंध बनाना, शराब पीना या सिगरेट पीना या बाकी तरह की जो हरकतें आज के समय के अंदर पुरुष करता है, कि महिलाओं को भी ऐसा ही करना चाहिए। महिलाएं भी क्या पुरुषों के ही बराबर है, जितने अधिकार पुरुषों को उतने ही अधिकार महिलाओं को भी मिलने चाहिए। इस तरह जो ये आंदोलन है ये एक हिसाब से पुरुष प्रधान समाज का क्या है बहिष्कार किया गया, और इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए सेकेंड वेव फेमिनिज्म को शुरू करने के लिए फिर से दो महत्वपूर्ण बुक्स रही, जिसका हम जिक्र कर लेते। एक तो सेकंड सेक्स, जो सिमोन द बुआ की बुक है, जो शायद आप में से बहुत सारे छात्रों ने पढ़ी भी होंगी और आपको पढ़नी भी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है। और दूसरे जो लेखक रहे उनका नाम था बेकी फ्रादान रहा, जिनकी जो बुक का नाम था द फीमाइन मिस्टिक था। इस दोनों बुक ने नारीवादी आंदोलन को क्या है अति महत्वपूर्ण स्थिति के अंदर क्या है उनको जागरूक किया, और इन दोनों बुक्स का ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो व्यक्तिगत है वह क्या है राजनीतिक है,
सेकेंड वेव फेमिनिज्म के अंदर महिलाओं ने ये महसूस किया कि महिलाओं की जो स्थिति पुरुषों की अपेक्षा निम्न है। उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि जो महिलाओं की जो पावर स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, उनकी जो पार्टिसिपेशन है बहुत कम है, चाहे राजनीतिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, या प्रॉपर्टी के संबंध में जो वीमेंस की जो पार्टिसिपेशन है वो मेन की अपेक्षा क्या बहुत कम है। इसलिए महिलाओं ने ये डिमांड की कि पावर स्ट्रक्चर के अंदर महिलाओं को समुचित रूप से उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर, कि खास तौर से जो उनकी जो स्थिति है वो इस कारण है कि पॉलिटिक्स के अंदर क्या है, जिस हिसाब से एक्टिव पार्टिसिपेशन के अंदर क्या है, देश की सत्ता के ऊपर क्या है, किसी राज्य की सत्ता के ऊपर क्या है, या ग्लोबल लेवल पे जो महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है बहुत कमज़ोर है, जिस कारण क्या जो महिलाओं का राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से या अलग अलग तरह से उनका उत्पीड़न या उन्हें दासता के रूप में जीवन जीना पड़ रहा है। इसलिए जो महिलाओं ने सेकंड बे फेमिनिज्म के अंदर अपनी जो स्थिति है एक पावरफुल लेडी के रूप में पेश करने की कोशिश की। और इस मूवमेंट की जो खास बात ये है कि इसके महिलाओं ने अंदर क्या है, पूरी ग्लोबल लेवल की जो सभी तरह की जो महिलाओं उन्होंने इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट उन्होंने किया, चाहे आपकी रिच की क्लास की महिला हो, सेकंड क्लास की महिला हो, या आश्वेत महिलाएं हो, या भारत के संबंध में दलित महिलाएं हो, किसी भी तरह की जो महिलाओं की स्थिति हो, उन्होंने क्या है पूरे ग्लोबल लेवल पे जो महिलाओं को क्या है इस आंदोलन के अंदर क्या है पार्टिसिपेट करने के लिए जागरूक और प्रेरित किया, और महिलाओं ने वैसा किया भी। और सेकंड जो इस मूवमेंट की जो खासियत ये रही कि ग्लोबल लेवल पे जो महिलाओं ने क्या एक विमेन क्लास या क्लास स्ट्रगल के रूप में इसने एक आंदोलन का रूप लिया, और जिसके अंदर उन्होंने सेक्सुअलिटी को बहुत अधिक इम्फेसाइज किया या जोर दिया उनका। और ख़ास तौर से इस आंदोलन के अंदर बहुत सारे जो सेकेंड वेव फेमिनिज्म के अंदर है उन्होंने रेडिकल स्टेप्स भी अपनाने की कोशिश की, जिसके अंदर क्या है उन्होंने जैसे सेम कि महिलाओं के साथ ही शारीरिक संबंध बनाने चाहिए, या पुरुष समाज की क्या है उन्हें अपने रिश्ते नहीं रखने चाहिए, इस तरह की बहुत सारी जो रेडिकल्स बातें हैं इस सेकेंड वेव फेमिनिज्म के अंदर रही। हालांकि लिबरल बातें भी सेकेंड वेव फेमिनिज्म के अंदर ही रही, परंतु बहुत सारी जो रेडिकल चीज़ें थी जो स्वयं सेकेंड वेव फेमिनिज्म के अंदर जो खास तौर से सेकेंड वेव फेमिनिज्म को लीड कर रही थी या लीडरशिप रही थी ग्लोबल लेवल पे, उनका नाम था एलाइस वार्कर। और एलाइस वार्कर या उनका जो लीडरशिप का जो एक कमेटी थी वो ये चाहती थी या ये डिमांड रखती थी कि ग्लोबल लेवल पे उनके द्वारा जो भी रेजोल्यूशन पास किया जाता है, एक रेडिकल रेजोल्यूशन क्या है वह ग्लोबल लेवल पे जो महिलाएं उसे एक्सेप्ट करें। परंतु ऐसा नहीं हुआ। ऐसी इनकी इस मूवमेंट की बहुत सारी ऐसी बातें जो स्वयं क्या है वीमेंस के लिए गए भी कर पाना उसको पॉसिबल नहीं था, जिस कारण इस आंदोलन के अंदर, इस मूवमेंट के अंदर क्या है डिवाइडेशन या ग्रुपिंग होना शुरू हो गया। और इस आंदोलन के अंदर जो 3 दशक के बाद जो इसके अंदर जो मतभेद थे वो काफ़ी बढ़ गई थी। और तब जाके 1990 के दशक के बाद या 3 दशक के बाद जो सेकेंड वेव फेमिनिज्म है ये कमज़ोर हुई, और 1990 के बाद क्या है या 1990 में थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म शुरू होते हैं, नारीवादी आंदोलन की जो तीसरी चरण है वो शुरू होती है। जैसा हमने पहले अभी जिक्र कर ही लिया कि जो सेकेंड वेव फेमिनिज्म को जो लीडरशिप करने का काम हुआ एलाइस वार्कर के द्वारा किया जा रहा था, और जो थर्ड वेव फेमिनिज्म को जो लीड करने का काम है वो है एलाइस वार्कर की जो बेटी है जिनका नाम एलाइस वार्कर की जो बेटी है जिनका नाम रोबेका वार्कर था, उनके द्वारा थर्ड वेव फेमिनिज्म को लीड किया जा रहा था। यानी फर्स्ट सेकेंड वेव और थर्ड वेव को यदि हम कंपैरेटिवली स्टडी करें तो हमें ये पता चलता कि थर्ड वेव के अंदर एक जनरेशन गैप था, और थर्ड वेव ने बहुत सारी बातें तो जो सेकंड वेव फेमिनिज्म की उसको कैरी ऑन किया, परंतु बहुत सारी जो रेडिकल बातें हुई उनको रिजेक्ट किया, इस आंदोलन की मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि सेकंड वेव फेमिनिज्म के अंदर क्या है व्यक्तिगत चॉइस का, हर एक महिला का चॉइस का क्या बहुत महत्व रखा तक गया था। क्योंकि थर्ड वेव फेमिनिज्म का ये मानना था जो कि उस दौरान के अंदर पोस्ट मॉडर्निज्म का युग भी शुरू हो गया था, और पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर हमें मालूम है कि पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर क्या है एवरी इंडिविजुअल टू
एवरी इंडिविजुअल टू शो वन आइडेंटिटी। इसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति की क्या है जो आइडेंटिटी है, उसकी जो पहचान, उसको महत्व दिया जाता है और इस बात को स्वीकार कर किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने हिसाब से सोचने का उसका ढंग है, उसको क्या है इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। और थर्ड वेव फेमिनिज्म ने भी अपने आप को पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ सम्मिलित किया और उन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म की जिस हिसाब से जो सोच थी उस हिसाब से क्या उन्होंने उसको जगह दी। थर्ड वेव फेमिनिज्म का भी ये भी मानना था कि ग्लोबल लेवल पे जो महिलाएं हैं वे भी अपनी हिसाब से अपनी देश व काल की स्थिति के अनुसार क्या जिस हिसाब से भी चाहे अपने जीवन यापन को कर सकती है। यदि वो चाहे तो मतलब किसी भी हिसाब से वो चाहे तो जो पुरुष समाज के साथ रहना चाहिए या पुरुष समाज के साथ सकारात्मक कदम उठाना चाहिए या अपने हिसाब से जिस भी हिसाब से वो रहना चाहे उसके लिए क्या हुए स्वतंत्र, मतलब अपने जीवन जीने का जो ढंग है। यदि वो महिलाओं के कपड़े पहनना चाहे तो महिलाओं के पहन सकती है, यदि पुरुषों के कपड़े वो पहनना चाहे तो पुरुषों के कपड़े पहने। वह किसी भी तरह के क्या है ग्लोबल लेवल पे कि महिलाओं के ऊपर क्या है एक तरह के जो आदेश है थोपने से रोबेका वार्कर बच रही थी और उनका ये मानना था कि महिलाओं को क्या है अपनी देश व काल परिस्थिति के अनुसार क्या जो अपने निर्णय वो स्वयं लेने चाहिए। इस चरण की खास तौर से खासियत ये रही कि इस चरण ने जो महिलाओं के जो पुरुष के द्वारा या उसके सौंदर्य के जो मानक तय किया, चाहे उसके ऑर्नामेंट्स हो, बाल हो या उसके कपड़े पहनने का तरीका हो, इस आंदोलन ने ये कहा कि जो महिलाएं हैं वह अपने हिसाब से क्या है ये तय करें कि उन्होंने किस हिसाब से अपने वे ऑफ लाइफ को स्पेंड करना है। और इस आंदोलन की ये भी खासियत है कि इस आंदोलन के अंदर क्या है देश दुनिया के अलग अलग महिलाओं के अंदर श्वेत महिलाएं और अश्वेत महिलाओं, भारत की बात करें उच्च वर्ग की महिलाओं, निम्न वर्ग की महिलाओं, सभी महिलाओं ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। और आज के समय में फिर ये चर्चा भी है कि आज के समय के अंदर फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म शुरू हो गई, परंतु अभी इसके ऊपर ग्लोबल लेवल पे या भारत के लेवल पे कोई बहुत अधिक बड़ी रिसर्च नहीं हुई है कि जिससे हम ये चर्चा कर पाए कि जो फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म है उसके आंदोलन शुरू होने के क्या कारण है। उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे जब ग्लोबल लेवल क्या भारत के लेवल पे कोई स्टिक जैसी जो रिसर्च है हमारे सामने आए जिससे हम ये कह सके कि सच में ही कि जो फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म है वो शुरू हो गया है। तो आज की इस चर्चा के अंदर हमने थ्री वेव ऑफ फेमिनिज्म को समझने की कोशिश की कि नारीवाद की जो तीन लहरें थी वो क्या थी। और इससे पहले वाली वीडियो के अंदर जिसके अंदर हमने नारीवाद दर्शन, सेकंड वीडियो के अंदर हमने नारीवादी विचारधारा को समझने की कोशिश की और इस वीडियो के अंदर हमने नारीवाद की जो तीन अलग अलग लहरें थी उसको समझने की कोशिश की। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि यूपीएससी एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाली, चाहे यूपीएससी नेट जेआरएफ का आपका पेपर है इसके लिए भी ये जो वीडियो आपकी बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपकी कोई चर्चाएँ, कोई शंकाएँ यदि रहती हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कमेंट जरूर करिए ताकि जो हमें यदि इस चर्चा के अंदर या वीडियो के अंदर कोई कमी रह सके तो अगली चर्चा के अंदर या अगली वीडियो के अंदर उस कमी को क्या है दुरुस्त किया जा सके। मेरी वीडियो देखने के लिए आप तमाम दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।